नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में फर्स्ट फेज का चुनाव 121 विधानसभा सीटों पर हो गया। इसमें बहुत सारी चर्चा भी कर ली। अभी तक ये चर्चा आ रही है और चर्चा ये आ रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी से आगे निकल गए। मोदी जी परेशान हैं, क्योंकि मोदी जी ने बिना नीतीश के सत्ता बनानी चाहिए थी। मोदी जी ने चाहा था कि इस बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने। पूरे बीजेपी का, संघ का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, सबका सपना है कि बिहार में मुख्यमंत्री हो अपना। यही अब संघ का सपना। लेकिन इस सपने को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। जो चर्चा आ रही है उसमें यह है कि हम लोग हालांकि इस पर बात करते रहे हैं शुरू से, लेकिन चर्चा ये है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत 8% बढ़ा है। हालांकि टोटल वोट प्रतिशत जो है बढ़ा है और लगभग कहा जा रहा है कि 6 से 7% वोट बढ़ा है। वोट बढ़ने के कई कारण और भी बताया जा रहा है। दलील दी जा रही है कि 69 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। वो वोटर की संख्या बढ़ी हुई थी। वो घट करके देखिए, जून 2025 में वोटर की संख्या थी 7 करोड़ 89 लाख। एसआईआर के बाद वो घट गया और जो 30 सितंबर को लिस्ट जारी हुआ था उसमें 7 करोड़ 42 लाख वोटर रह गए। काफी वोटर घट गए, कुछ लोग जुड़े नए, लेकिन 69 लाख वोटर काटे गए थे। उसमें से कुछ नौ लोगों के नाम जुड़े, नए वोटर आए। तो समझ लीजिए कि कुल कटे माइनस हुए जो है, अब चूंकि 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे और अब बचे 7 करोड़ 42 लाख, यानी लगभग जो है 47 लाख वोट कट गए। तो 47 लाख वोट कट गए तो 6% मतदाता घट गए पिछले अनुसार। और कहा गया कि वो सारे वो लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो स्थानांतरित हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। इसमें ढेर सारे लेकिन लेकिन वो लोग भी हैं जिनका नाम शामिल नहीं किया गया। तमाम डॉक्यूमेंट देने के बाद कई जगह से खबरें आई और ये जो वोट देने गए लोग, कई जगह लोगों ने कहा कि हमारा नाम था, हमने फॉर्म भरा, हमने डॉक्यूमेंट दिए, बीएलओ ने कहा कि आपका नाम आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। कई लोगों ने कहा कि हमारे पास पर्ची भी थी लेकिन हमको वोट देने के लिए नहीं दिया गया। तरह तरह की बातें हुई, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा, ये बात सही है। और महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना जो है, अपने आप में जो वहां का चुनाव परिणाम है उसको बता रहा है कि चुनाव परिणाम क्या हुआ। महिलाओं का वोट जो है माना जाता है कि वो नीतीश कुमार का वोट है। दूसरा, महिलाओं का वोट एक वोट वाइब जो है, एक एजेंसी है जिसने सर्वे किया, उसके फाउंडर बता रहे थे कि जिन महिलाओं को पैसे मिले हैं, आप जानते हैं जीविका दीदी जो है, बड़ी संख्या में वहां जीविका दीदी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। 1 करोड़ 44 लाख महिलाएं हैं जो जीविका दीदी से जुड़ी हुई। और जीविका दीदी जो है वो, उनको 10,000 रुपए प्रति जीविका दीदी दिया गया बिजनेस शुरू करने के लिए, सीड मनी। अब 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को मिला, 23 लाख महिलाओं को कहा गया नहीं मिला। और जो जीविका दीदी की सीएमओ है, सीएम जिसे कहते हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर, उनको उनको भी 10,000 रुपए मिले। उसके अलावा नीतीश सरकार ने चुनाव की घोषणा से पहले उनकी सैलरी जो पहले 3,000 हुआ करती थी, वो 10,000 कर दी। तो 2 महीने की सैलरी उनको मिली 10-10 हजार। तो 3,000 माइनस की तो 6,000 माइनस हो गया, तो 14,000 वो हो गया। तो 14,000 और 24,000, सीएम को 24,000 मिले। जो सामान्य जीविका दीदियां थी उनको 10,000 रुपए मिले। उसके अलावा पेंशन, उसके अलावा और भी सब चीजें बढ़ाई गई वो अलग। तो इसकी वजह से नीतीश कुमार ने जितने सारे काम किए हैं महिलाओं को लेकर के, तो लंबे समय से कहा जाता रहा कि नीतीश कुमार को जो महिलाएं हैं वो ज्यादा वोट करती है। कई जगह तो खबरें आई कि नीतीश कुमार के लिए झगड़ा हो गया बाकायदा, कि हम नीतीश कुमार को ही देंगे। और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया है पिछले 20 वर्षों में। 10,000 रुपए जो दिए गए महिलाओं को, उसको प्रचारित किया गया कि महिलाओं को मिला। हालांकि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जिनको नहीं मिले पैसे, क्योंकि जीविका दीदी से सब जुड़े हुए नहीं, सब जीविका दीदी नहीं।
और जिनको भी मिला उसका फायदा, महिलाओं को जो पैसे मिले उसका फायदा बीजेपी को नहीं होता दिखाई पड़ा। गांव-गांव में लोग मानते हैं, चूंकि जीविका दीदी नीतीश कुमार का शुरू किया हुआ है, महिलाओं को, लड़कियों को जिस तरह से पैसे बांटे उन्होंने, 15,000, 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख रुपए, जो ग्रेजुएट होती है उसको 50,000 पहले थी, 75,000 अब हो गया, जो मास्टर डिग्री करती है वो 1 लाख रुपया उनको मिलता है, जो मैट्रिक पास होती है उनको 15,000 रुपए मिलते हैं, जो 12वीं पास होती है लड़कियां उनको 25,000 रुपए मिलते हैं, जो बीपीएससी की प्रीलिम्स क्लियर करती हैं सिविल सर्विसेज में उनको 25,000 रुपए मिलते हैं, 25 या 50 में कंफ्यूज कर जाता हूँ, 25-50 में जो भी, उनको भी पैसे मिलते हैं। 35% महिलाओं को आरक्षण है नौकरियों में, जो 5.5 लाख नौकरियां मिली उसमें बड़ी संख्या महिलाओं का, और ये माना जाता है कि महिलाएं जो है मूल तौर पे नीतीश कुमार के वोटर है, वो बीजेपी के वोटर नहीं जाने जाते। बीजेपी के वोटर जो है सवर्णवादी लोग हैं, ज्यादातर जो अपर कास्ट है वो वोटर है, वो पुरुष भी, उनकी महिलाएं भी। और जो वोट वाइफ की मैं बात कर रहा था, वोट वाइफ के फाउंडर ने कहा कि जिन महिलाओं को मिले हैं 10,000 रुपए या जो बेनिफिट मिला है, वो महिलाओं में भी सारी महिलाएं जो है नीतीश कुमार को वोट दे रही हैं, ऐसा नहीं, बल्कि 45% के करीब महिलाएं हैं जो एनडीए को वोट नहीं दे रही हैं। 45% वोट जो है वो महागठबंधन की तरफ गया है। और उसकी वजह ये भी है कि जो तेजस्वी यादव ने घोषणाएं की, खास करके अगर पीछे जाइए तो पिछली बार 2017 के बाद जो 2022 2022 के करीब जो सरकार बनी थी जेडीयू आरजेडी की, उसमें 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी गई, और ये नौकरियों को वादा किया था तेजस्वी यादव ने। तो ये माना जाता है कि तेजस्वी यादव ने जो नौकरी का वादा किया था वो पूरा किया। तेजस्वी यादव ने फिर वादे किए हैं। एक तो वादा ये है कि महिलाओं को, हर घर की एक महिला को जो 18 साल से 65 साल की होंगी उनको 2,500 रुपया प्रति मंथ दिया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे दिल्ली में और दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से बीजेपी ने अपने राज्यों में घोषणा की थी, तो वहां भी 2,500 प्रति महीना हर घर की एक महिला को दिया जाएगा, ये जो तेजस्वी ने घोषणा की। और उसमें ये भी कहा चुनाव से 2-3 दिन पहले कि 30,000 रुपया जब जब हम सरकार हमारी बनेगी, 18 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, 14 तारीख को काउंटिंग होंगी, 18 तारीख को सरकार बना रहे हैं, और आने वाले महीने में 14 जनवरी को हम हर महिला के अकाउंट में 30,000 रुपया जमा करेंगे, हर घर की एक महिला। इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा है और वोट गया उधर। लेकिन बीजेपी का जो कोर एजेंडा था, घुसपैठिया, जंगल राज, हिंदू मुसलमान, कहा जा रहा है कि उसका वोट मतदाताओं पे उसका प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा कहिए कि वहाँ मुद्दा जो है वो रोजगार है, पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जहाँ बीजेपी कहीं खड़ी नहीं दिखाई पड़ती। वहां अगर कोई है तो या तो नीतीश कुमार उस पर बात कर रहे हैं, या महागठबंधन के लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो माले के लोग हो, लेफ्ट पार्टियां हो, या वीआईपी के लोग, ये सब लोग बात कर रहे हैं रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। तो लोगों का ध्यान, जो युवा है, खास करके कहा जा रहा है कि युवाओं का मत प्रतिशत ज्यादा जो है आरजेडी की तरफ गया, महागठबंधन की तरफ। जो वरिष्ठ लोग हैं उनका ज्यादा वोट प्रतिशत नीतीश कुमार की तरफ गया। अब बच गए बीजेपी के लोग, तो बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि वो तीसरे नंबर पर आएंगे। अब देखिए मोदी जी ने लेकिन अब तक छोड़ा नहीं है। मोदी जी ने जो भाषण किया है अभी, उसमें उन्होंने कहा, एक तो कल बोला, जिसमें भभुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, मैं उसकी चर्चा करूंगा, आप रखे रहिए, होल्ड करिए इसको, कि भभुआ में प्रधानमंत्री, उसको स्लाइड लगाए रखिए। भभुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी का एक और गाना चल रहा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, यही उनका तरीका, यही उनकी योजना है। अगर कोई उनसे सवाल पूछता है तो वो यही जवाब देते हैं। ये आरजेडी के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो गाना है वो पवन सिंह की फिल्म में, जो अभी आप स्लाइड देख रहे थे, उसको रखिए स्लाइड को, ये जो स्लाइड देख रहा है पवन सिंह की फिल्म का गाना। ये देखिए पवन सिंह है, ये कट्टा लगाया हुआ है दुल्हन के माथे पर, वो दूल्हा है जिसकी शादी होने वाली है, शायद ये इससे प्यार करते हैं, और वो गीत है
मारा सिक्सर के 6 गोली छाती में ठोक की, है ना। तो ये पवन सिंह प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के। इसके अलावा देखिए कि और भी उन्होंने कहा कि बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए। पहले पूछ रहे थे क्या घुसपैठियों को वोट देना चाहिए, अब घुसपैठिया किनारे हो गया। अब कह रहे हैं बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए। बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट और अदालत में जज बनेगा। तो भाई मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि 20 साल से किसने रोका हुआ था? क्या लालू प्रसाद ने रोका हुआ था कि भैया वहां के बच्चे जो है डॉक्टर न बने, वहां के बच्चे इंजीनियर न बने, वहां के बच्चे एडवोकेट न बने, वहां के बच्चे जज न बने? क्या लालू प्रसाद यादव ने रोक रखा था? या हर बात के लिए रोक देते हैं नेहरू जी, पंडित नेहरू ने रोक रखा था? अब क्यों करेंगे? क्यों जज बनेगा और कैसे बनेगा? खाली आपके बोल देने से बनेगा? 11 साल से सत्ता में नरेंद्र मोदी, बिहार में क्या बना? तो वो पूर्णिया का एयरपोर्ट बना दिया, दरभंगा में एम्स खोल दिया। दरभंगा में एम्स देखने जाइए तो वहां गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। ये इनकी स्थिति है। तो झूठ बोलने में मास्टरी है, वो सब जानते हैं, हमको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो जो नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं, इसको कहते हैं कि खाम खा के बोले जा रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनके जो कोर वोटर है, जो एकदम आंख मूंद करके अंधभक्त जिसको कहते हैं, अंधभक्त ही केवल बीजेपी के साथ खड़ा है। बाकी जो बिहार के सही मायने में जो बहुजन समाज है, जो मुद्दा चाहते हैं, जो सरकार से चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमको नौकरी मिले, हमको रोजगार मिले, हमको पलायन न करना पड़े। ढेर सारे जो बिहार आए, अभी छठ का समय था, छठ रिपोर्ट किया 6 तारीख को, उन लोगों से पत्रकारों ने बात की, उन सब ने कहा कि हम क्यों जाते हैं दूसरे स्टेट में, हमारे साथ क्या बदतमीजी होती है, हमें गाली दी जाती है, हमें अपमानित किया जाता है, मारपीट हमारे साथ होती है, हम क्यों जाएं? हमारे बिहार में अगर ये सारी चीजें हो। और देख लीजिए कि चाहे बच्चे की पढ़ाई करनी हो, किसी बीमार का इलाज कराना हो, रोजगार तलाश करना हो, सबके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इवन बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, वो बिहार में खड़ा किया जा सकता है। और नीतीश कुमार के साथ तो लंबे समय से नरेंद्र मोदी हैं। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी बना वहां नालंदा में, मनमोहन सिंह के समय नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी, एपीजे अब्दुल कलाम ने उसका जो है उद्घाटन किया था इतने धूमधाम से कि नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव फिर खड़ा करेंगे। उस पर कभी चर्चा क्यों नहीं की नरेंद्र मोदी? नालंदा विश्वविद्यालय वापस लौट कर गया, बिहार का गौरव बढ़ता, बिहार के बच्चे वहां पढ़ते। उस पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहा है। कहां फैक्ट्री लगाएंगे? नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहा है। उल्टा आरके सिंह जो पिछले टर्म में मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने जो आरोप लगाया है उस पर भी कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि पीरपैंती में जो अडानी को जमीन दी गई है पावर संयंत्र लगाने के लिए, पावर प्लांट लगाने के लिए, उसमें 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। हालांकि जिस चैनल ने इंटरव्यू किया उसके इंटरव्यू को कहा गया कि डिलीट करवाया गया दबाव डालकर, लेकिन लोगों के पास, कई लोगों के पास इंटरव्यू है और कहा जा रहा है कि राजकुमार सिंह, आरके सिंह को जो है उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये सब मत बकवास करें, ये सब न बोले। बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ है, कौन सी इंडस्ट्री लगी है, कौन सी इंडस्ट्री लगेगी, कहीं कोई डिटेल चर्चा नहीं। और अगर एनसीआरबी के डेटा की बात करें तो जो 90 से 2005 तक की, जब तक लालू यादव की सरकार थी, उसको कहा जाता है कि जंगल राज, लेकिन हिंसा, हत्या, रेप, बलात्कार क्या रुका हुआ है? आरजेडी के लोग लगातार बता रहे हैं कि पिछले 20 साल में लगभग 80,000 हत्याएं हुई हैं। तो वो डेटा तो लगभग उसी आसपास जाता है। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो यही नरेंद्र मोदी कहते हैं जंगल राज आ गया, घोटाले गिनाने लगते हैं। एक भाषण में उन्होंने एक सुर से 20 घोटाले गिनाते। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ आते हैं, नीतीश कुमार सुशासन बाबू हो जाते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार उनको पसंद नहीं है। इस बार वो चाह रहे हैं कि बीजेपी का पर्ची वाला मुख्यमंत्री बिहार में हो, थोपा मुख्यमंत्री बिहार में हो, ताकि बिहार में नाम का मुख्यमंत्री हो, शासन करे दिल्ली से। राजस्थान इसका उदाहरण है, मध्य प्रदेश उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में अपने तरीके से चल रहे हैं आदित्यनाथ। लेकिन आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं बिहार के लोग जानते हैं इस बात। हमने सुना कि बुलडोजर लेकर के पहुंच गए थे भाषण करने के, लेकिन आदित्यनाथ का भी कहीं कोई असर नहीं है बिहार में। बिहार में एक स्वर से महिला हो, युवा हो, पुरुष हो,
सबका एक स्वर से मांग है रोजगार, एक सुर से मांग है नौकरी, एक सुर से शिक्षा स्वास्थ्य पे बात कर रहा है, मुद्दों पे बात कर रहा है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, हिंदू मुसलमान कहीं चल नहीं रहा। और अब कल तक फर्स्ट फेज के बाद ये बदलाव आया है। कल तक जो नरेंद्र मोदी घुसपैठिया एनडीए का चीफ मिनिस्टर, अब सारे सुर बदल चुके हैं। अब एनडीए का चीफ मिनिस्टर कोई बोल नहीं रहा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे चीफ मिनिस्टर थे और हैं और रहेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला, नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां वोट नहीं मिल रहा, बीजेपी के हिंदुत्व के नाम पर वहां वोट नहीं मिल रहा। और महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसमें वोट प्रतिशत या तो तेजस्वी की तरफ गया है या नीतीश कुमार की तरफ गया है, और तमाम महिलाएं मान रही है। लेकिन बीजेपी का खेल जारी है। ये भी आरजेडी, बीजेपी का खेल क्या होता है? बीजेपी का खेल होता है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर के गड़बड़ी करे। एसआईआर को लेकर के जिस तरह की चीजें की गई कि ढेर सारे लोगों के नाम काट दिए गए। उसके अलावा देखिए, जो डेटा जारी किया था चुनाव आयोग ने, उसमें कहा कि 64.66% मतदान हुए, और उसके बाद कुछ बूथ के अभी जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अब तक नहीं दिया है वहां का डेटा जो ऐड होगा। तो जो चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया था उसके अनुसार था कि 1570 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जहां से अभी तक आंकड़े नहीं आए। 1.5 लाख के करीब मान लीजिए वोट के आंकड़े अभी नहीं आए, वो आ गए होंगे, हालांकि अभी दिखा नहीं। तो अब वोट प्रतिशत कितना बढ़ाएंगे, ये सवाल है सबके मन में। अब देखिए, एक स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, जरा दिखाइए, और फिर वीडियो भी दिखाएंगे वो, कि हाजीपुर में आरजेडी ने बाकायदा देखिए कहा है कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया गया। हर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हर जिला के जो विधानसभा सीटें हैं उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बक्से ला करके रखे जाते हैं, स्ट्रांग रूम बनाया जाता है, कलेक्टर उसके चीफ होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है, मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। जर चुनाव आयोग जवाब दे, चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं। वीडियो भी दिखा दीजिए कि वीडियो में क्या बोल रही है। ये बीच का जो स्क्रीन है यही बंद कर दिया गया। देखिए ये कैमरा 5 मिनट से बंद है। ये आरजेडी ने बाकायदा रिलीज किया है। 129 महनार विधानसभा का 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है अभी। कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई, कैमरा बंद है। वो तो कोई मतलब नहीं है? अपना तो है, ये है अपन बंद हो जाते तो हम धुआं कर देवे। यही करिए कंट्रोल रूम में कल हुआ तले खेला शुरू कर दिले। तो वैशाली जो है वो पटना के गंगा के उस तरफ पास में है, महनार विधानसभा सीट की वो बात कर रहे हैं कि देखिए कैमरा बंद है। सही गलत क्या है, ये चुनाव आयोग को इमीडिएट इस पर जवाब देना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जब स्ट्रांग रूम में जब आ गए हैं सारी चीजें, तो आप हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए और उनको सारे बक्से रख करके सील कीजिए, उस पर साइन लीजिए, चिपका दीजिए। अगर कोई चीजें डेवलप करनी है, कुछ नई चीजें लानी है, कुछ और करना है, तो उन पार्टियों को इन्फॉर्म कीजिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए और देखिए ये शक ही नहीं पैदा हो। अब चुनाव आयोग बोलेगा ये गड़बड़ी है, ये फलाना। पिछली बार भी आप याद कीजिए, कहा गया कि जहां जहां 99% बैटरी जो ईवीएम मशीन थी उसका रिचार्ज था, 90%, 19%, 99%, वहां पे बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। लेकिन जहां 60%, 65%, तो वहां रियल वोटिंग हुई। ये पिछले चुनाव में जो है हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो आरोप लगा था। तो इन आरोपों के मद्देनजर चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो उसको
दो चीजें करनी थी, या तो आप सफाई दीजिए और कोई भी परिवर्तन कीजिए। आप परिवर्तन किया जा सकता है, कोई भी परिवर्तन कीजिए, हर पल की कोई भी चेंजेस करते हैं तो हर घटना की खबर तमाम जो पार्टियां हैं, जो जिनके उम्मीदवार हैं, जिस विधानसभा सीट के बक्से हैं, उसमें अगर कुछ चीजें होती है तो आप उनको बताइए, उनसे साइन लीजिए, ताकि कल कोई आरोप ये न लगाए कि ये गलत हुआ है। आप हर जगह प्रूफ लेके चलिए चुनाव आयोग ये नहीं कर रहा, और इससे संदेह बढ़ता है कि जब बीजेपी हारने लगती है, उसको लगता है कि इंटरनल सर्वे जब बताता है कि हम हार रहे हैं, इंटरनल सर्वे उनको बता रहा है कि हार रहे हैं, और उसकी वजह है न नेता है, न मुद्दा है। प्रधानमंत्री अपनी, जिसको कहते हैं वक़्त, या कहिए कि जिनको अपनी आइडेंटिटी है, जो गरिमा है प्रधानमंत्री की, वो खो चुके हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री गुमराह करते हैं, प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करते हैं, प्रधानमंत्री घुसपैठिया का झूठा नारा लगाते हैं। ये आम आदमी, आम बिहारी गांव-गांव में जाइएगा, और वो दौर अब नहीं है कि जो है किसी गांव में 2-4 दबंग हैं, सवर्ण हैं, और वो जो है चीजों को बदल देंगे, पॉसिबल नहीं। तो क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, नहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग को चाहिए कि सतर्कता बरते और कहीं भी ट्रांसपेरेंसी भंग न हो। और चुनाव आयोग जिस तरह से काम करता है उसमें संदेह बढ़ता है। तो सवाल उठता है कि हो क्या रहा है। दूसरे फेज में कहा जा रहा है पहले फेज में तो बीजेपी की बड़ी बुरी स्थिति, तीसरे नंबर पर। अब दूसरे फेज में जहां 122 सीटों पर चुनाव होना है, 122 सीटों पर 11 नवंबर को, उसमें बीजेपी क्या खेल करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे जो लोग जा रहे हैं, जो पत्रकार वहां पे हैं, सैकड़ों पत्रकार, सैकड़ों लोग हैं जो घूम घूम करके पता कर रहे हैं चीजों, वो बता रहे हैं कि जो वोट है तो नीतीश को या तेजस्वी को पड़ रहा है, दोनों में बहुत क्लोज फाइट। बताना बड़ा मुश्किल है कौन आगे जाएगा, नीतीश आगे जाएंगे कि तेजस्वी आगे जाएंगे, ये नहीं बताया जा सकता है। लेकिन बीजेपी पीछे है, ये कोई भी बता रहा है। तो खेल जो है अगर होता है तो चुनाव आयोग, उसके जो चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो कल फिर ठहराए जाएंगे। इसलिए अगर राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, जब ये कह रहे हैं कि आप छोड़े नहीं, बचेंगे नहीं, इवन तेजस्वी ने कहा है कि जो भी बदमाशी करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं, सजा देंगे। और बिहार में फिर जो है आप गुंडागर्दी करके अगर आप रोकना चाहेंगे, चुनाव को अपने अनुसार परिणाम बनाना चाहेंगे, तो उसके नतीजे जो है ठीक नहीं आ सकते। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि वहाँ शिक्षण चल रहा है, फलाना चलेगा, क्या चलेगा, रंगदारी चाहिए, क्या क्या देश में कानून व्यवस्था का राज नहीं है? जहाँ गैर बीजेपी सरकार है वहाँ कानून व्यवस्था नहीं चलती है, वहाँ अदालत नहीं है, और वहाँ की अदालतें क्या सरकार के मातहत काम करती है? और वहाँ की अदालतों के जो केस है क्या वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं? तो प्रधानमंत्री अगर इस तरह की भाषा, ये अलोकतांत्रिक भाषा है, असंवैधानिक भाषा है। अगर आपको लग रहा है कि किसी स्टेट में सही से फंक्शन नहीं चल रहा है, सही से सरकार काम नहीं कर रही, तो आपके पास है 356, सरकार भंग कीजिए, राज्यपाल बैठाया हुआ आपने, आपके राज्यपाल तो इतने ताकतवर हैं कि तमिलनाडु जाइए तो वो जो है बिल नहीं पास करते, बिल पे बैठे रह जाते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस खत्म नहीं हुई है, अभी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में बहस की पावर किसके है। क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है राज्यपाल को, राष्ट्रपति को कि आप अपने इतने समय में बिल कर दीजिए, या उनके विवेकाधिकार पे छोड़ा जाए? विवेकाधिकार मतलब क्या, मरने के बाद देंगे? आज जो बिल पास हुआ है क्या 10 साल के बाद देंगे, जब राज्यपाल नहीं रहेंगे तब वो पास करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा? ये बीजेपी वाले, संघ वाले, चित भी मेरी, पट भी मेरी, आंटी मेरे बाप का, इसी में लगे रहते हैं। लेकिन हर जगह आपके बाप की नहीं चलेगी, बिहार में भी नहीं चलेगी। अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो वहां भी बाप वाले लोग बैठे हुए हैं, लावारिस नहीं है बिहार के लोग, उनके बाप भी हैं, उनके भी दादा हैं, उनके भी खानदान वहां है, उनकी भी जड़ है। ये हिंदू हिंदू करके जो आप फैलाते रहते हैं, बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है, सब बांग्लादेशी बिहार में नहीं है। कितने ढूंढ पाए? जो मुसलमान है वो बांग्लादेशी है, ये कहना चाहते हैं। मुसलमान बांग्लादेशी नहीं, बांग्ला बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं। और आप जाइए, इसका झारखंड में जैसे पड़ा, उससे ज्यादा बुरी स्थिति बिहार में होने वाली है, और उससे ज्यादा बुरी स्थिति बंगाल में होने वाली है। और जो दिल्ली के चुनाव में, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चुनाव में जो परिणाम आए हैं,
सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट हार गए, सारे जो है वामपंथी दल के कैंडिडेट लौट आए। वो आपके लिए अलार्म है मोदी जी कि आपकी सत्ता जाने वाली है। तो जाते जाते ईमानदारी बरतिए, ये खेल जो है लंबा नहीं चलने वाला है। लोकतंत्र ही फाइनली इस देश में चलेगा। माफिया राज, गुंडा राज, कोई राज नहीं चलेगा, न हिंदू राज चलेगा, संविधान का राज चलेगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।